जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल माला की पढ़ रहे हैं लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट। शुरू करते हैं नावल माला का लास्ट पार्ट। वो एक सफ़ेद दीवार वाला कमरा था, साफ़ सुथरा, चंद आलात और मशीन कोनों में रखी थी। वस्त में एक सफ़ेद शीट वाला बेड था। इस पर हॉस्पिटल का गाउन पहने जरीना फरीद बैठी थी। गर्दन में चैन से लटकी स्याह फाख्ता दमक रही थी। चेहरा बिल्कुल साफ शिफाफ था। हर किस्म के मेकअप और प्रोडक्ट से पाक बाल बंधे थे और वो हाथ में पकड़े आईने से चेहरा दाएं बाएं घुमाते हुए इसे देख रही थी। साथ स्क्रब्स में खड़ी लड़की ने कदरे फिक्रमंदी से इसे देखा। जारीना मैडम, एक मिनट। वो आईना नीचे रख के एक तरफ झुकी, मोबाइल रोशन किया, बाबा नाम की चैट खोली। इसके तमाम मैसेजेस के आगे नीले टिक थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो हॉस्पिटल जाती थी तो वो मिलने से इनकार कर देते थे। बस एक नज़र इसकी गर्दन में झूलती स्याह फाख्ता को देखा था, फिर दोबारा इससे कोई बात नहीं की। बस चेहरा मोड़ लेते। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, खून पानी से गाढ़ा होता है। इसने दूसरी चैट खोली। माहिर, इसके नाम के साथ एक हार्ट बना था, सुर्ख खून के जैसा हार्ट। वहाँ भेजे गए तमाम मैसेजेस के आगे सिंगल ग्रेड टिक थे। दिल डूब के उभरा। इसने फ़ोन नीचे रख दिया। फिर इसे नीले स्क्रब्स वाली लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई, जो इसी फिक्रमंदी से कह रही थी, आर यू श्योर? आप ये सर्जरी करवाना चाहती हैं? आपकी आंखें पहले से आलमंड शेप्ड हैं। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मुझे यहाँ से ये लाइन यूँ चाहिए। वो आंखों के करीब इशारा करके बता रही थी। हर चीज़ पहले ही डॉक्टर से डिस्कस की जा चुकी थी। फिर पता नहीं इस लड़की को क्या तकलीफ़ थी जो बार बार इसका मूड ख़राब कर रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी थोड़ी में इतने यूनिट्स अगर हमने लगा दिए तो मुझसे बहस मत करो। जो मैंने कहा है वो ही करो। आखिर मैं तुम लोगों को पे कर रही हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर जबरन मुस्कुराई। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसका क्या जा रहा था। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। वो रबड़ के सैंडल्स के साथ चलती आगे बढ़ गई और इंटरकॉम उठा कर किसी को इत्तला करने लगी। पेशेंट की प्रेप करवा रही थी। वो तकरीबन तैयार है। रिसीवर रख के एक अफसोस भरी नज़र इस पर डाली, जो अभी तक आईने में दाएं बाएं चेहरा घुमा के खुद को देख रही थी। इसको क्या है? बैरबेल की बेकरी के अंदर जर्द बत्तियां जली थीं। जामनी और भूरे रंगों से सजी खूबसूरत बेकरी, जिसकी हर दीवार पर आर्ट वर्क्स किए गए थे। सिर्फ एक दीवार थी बालाई मंजिल पे, जो अधूरी थी। इसे किसी ने मुकम्मल नहीं किया था। बहुत सी चीज़ों की तरह इसे भी अधूरा छोड़ दिया गया था। अलबत्ता ऊपर नीचे कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे थे। सबके आगे स्नैक्स और डेजर्ट रखे थे। गर्म कॉफ़ी की भाप, उड़ती खुशबू, बातों की खनक में गुम हो रही थी। चहल पहल, रौनक। ये बेकरी को खुले तीसरा दिन था और ग्राहकों की आमद कम ही नहीं हो रही थी। काउंटर के पीछे खड़ा बैरबेल फरीद कैशियर पर झुका स्क्रीन पे मौजूद फिगर्स देख रहा था। वो स्वीट पेंट्स पे ढीला स्वेट्स बने, घुंघरियाले बालों के कस के पौनी बनाए, कान की बाली और गर्दन की जंजीरों के साथ हमेशा जैसा हर बल बैरबेल ही लग रहा था। काउंटर की दाखिली दीवार पे एक फ्रेम लगा था, जिसमें बलाई मंजिल की अधूरी दीवार का मोराल दिखाई दे रहा था। इसके साथ घुटनों के बल फर्श पर बैठी लड़की, जिसके माथे पे सब्ज़ रुमाल बंधा था, वो इसको पेंट कर रही थी। यहाँ से इस लड़की का चेहरा वाज़िया नहीं था। अलबत्ता सोशल मीडिया के बायस बेकरी में आने वाले तमाम लोग इस लड़की को पहचानते थे। तुम्हें माला ने हायर किया है? बैरबेल मैनेजर के करीब झुका के कदरे सख्ती से कह रहा था, और इसने तुम्हें सारा बिजनेस प्लान समझाया था। तुम वैसे ही करोगे जैसे इसने कहा था। मैनेजर ने सर हिलाया। जी सर कह के कीबोर्ड पर बटन दबाता गया। बैरबेल गहरी सांस लेके वहाँ से हटा। एक नज़र मुस्कुरा के दीवार पर आवेदन फ्रेम को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा माला ने कहा था। वो इससे समझदार थी। इसमें इससे कहीं ज़्यादा बिजनेस सेंस थी। वो माला की कोई नसीहत नहीं भुलाएगा। इन आखिरी दिनों में जब वो बेकरी में पेंट कर रही थी और बैरबेल कभी कभार इधर आता था, तो वो बैठ के इसको समझाती थी कि इसने कैसे ज़िंदगी को सीरियस लेना है, कैसे इसने काम करना है, और वो इसकी सबसे खालिश और एथेटिक दोस्त थी। बैरबेल फरीद इसकी किसी नसीहत को नहीं भुलाएगा और ज़िंदगी को वैसे ही गुजारने की कोशिश करेगा जैसे माला ने इसको सिखाया था। वो स्वीट पेंट्स की जेबों में हाथ डाले, गर्दन ऊंची किए इस बड़े से फ्रेम को देख रहा था। घुटनों के बल बैठी पेंट करती लड़की इसको ज़िंदगी गुजारने का गुर थमा गई थी। इसको देखता बैरबेल का चेहरा मुस्कुरा रहा था, और फिर इस फ्रेम के शीशे में पीछे का अक्स दिखाई देने लगा। बैरबेल की आंखें अचंभे से इकट्ठी हुईं। चौंक कर गर्दन मोड़ी। दरवाज़ा खुला था। जामनी घंटी दरवाजे से टकराई और चनचनाहट गूंज उठी। इस मनहूस जामनी घंटी को इसने रेनोवेशंस के बाद वापस लगा दिया था, लेकिन इस वक्त इसकी निगाहें इस घंटी पर नहीं, अंदर दाखिल होने वाली लड़की पर मरकूज़ हो गई थी। वो अपनी दो दोस्तों के साथ अंदर वारिद हुई थी। ऊंची हील, सफ़ेद कोट, अंदर से झांकती चैनल के लोगों वाली बेल्ट,
कोहनी से टंगा ब्रेकन, उंगलियों और कानों में दमकते पत्थर, एक हाथ में मोबाइल लिए वो मुस्कुरा के अंग्रेज़ी में अपनी दोस्तों को कुछ कहती एक सीट की तरफ बढ़ी थी। टांग पर टांग जमाई, लंबे भूरे बालों में उंगलियां चलाईं, फिर नज़ाकत से थोड़ी तले मुट्ठी रखे वो दाएं बाएं निगाहें घुमाने लगी। खूबसूरत तरादार लड़की जिसकी कलाई में दमकती रोलेक्स की चमक बैरबल फरीद को यहाँ तक दिखाई दे रही थी। इसने बेख्तियार देखा, माला के पोर्ट्रेट की तरफ से धीरे से रुख मोड़ लिया। वेटर इनसे ऑर्डर लेकर इस तरफ आ चुका था। वो चल लम्बे वहीं खड़ा रहा। इस दौरान लड़की ने एक दो दफ़ा इसे देखा था, फिर वो मुस्कुराई थी और अपनी दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। बैरबल तेज़ी से किचन की तरफ गया। चंद लम्हों के बाद वो शेफ़ के साथ बाहर निकला तो इस टेबल की तरफ इशारा करके कुछ कहा। शेफ़ और वो दोनों साथ साथ इस टेबल तक आए थे। शेफ़ ने डेजर्ट की प्लेट्स बारी बारी इनके सामने रखीं। तरादार लड़की ने निगाहें उठा के पहले शेफ़ को देखा और फिर बैरबल फरीद को, जो मुस्कुराता हुआ इनके सामने खड़ा था। इसने मुस्कुरा कर सिर्फ इसी लड़की को देखते हुए दिस इज़ ऑन द हाउस कहा था। इनकी दोस्तों ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ पहले अपनी तरादार फ्रेंड को देखा, फिर बैरबल फरीद को। लड़की ने दिलचस्पी से थोड़ी तले मुट्ठी रखी और पल के 2-3 दफ़ा झपकाई। और क्या हाउस हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे? बैरबल धीरे से हंस दिया। एक लम्हे के लिए सोचा, फिर माला के पोर्ट्रेट की तरफ से रुख मुकम्मल मोड़े चौथी कुर्सी पर खींच ली। वो चमक इसकी आंखों को खैर कर रही थी। करमजी इमारत अपनी पूरी शायान शौकत के साथ खड़ी थी। इसकी राहदारियों और बरामदों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। इमारत कारपोरेट ऑफिस के लिए खुल गई थी। अलबत्ता चौकोर सहन के वस्त में मजदूर अभी तक लगे अपना काम मुकम्मल कर रहे थे। तामीराती काम ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ एक काम रहता था, इन दीवारों का आर्ट वर्क जो इस सहन को चारों तरफ से घेरे हुए थी। हर दीवार के साथ एक आर्टिस्ट ऊंची नीची सीढ़ियाँ बैठा ब्रश के साथ पेंट कर रहा था। किसी आर्टिस्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास आर्ट वर्क की रेफरेंस फ़ोटोज़ पहले से मौजूद थी। इनको बता दिया गया था कि इन्हें क्या पेंट करना है। आंसू, वो दीवारों पर शिफाफ वैक्स के आंसू बना रहे थे, ऐसे कि अतराफ़ का मंजर उल्टा होकर इन आंसुओं में मुनाकस हो रहा था। छोटे बड़े आंसू जो पानी के कतरों की तरह लगते थे, जैसे इमारत बारिश में भीगी हुई और मोतियों जैसे कतरे दीवारों पर ठहर गए हों। 2 जामनी बोगनवेलिया के दरख्त वाला घर स्ट्रीट के कॉर्नर पर इसी तरह खड़ा था। अलबत्ता इसका घास पहले से बेहतर तराशीदा था। सफ़ेद पत्थर के खरगोश और बतखों वाले गमलों में ताज़ा पौधे उगे थे। सिर्फ एक गमला बागीचे के वस्त में रखा था और वो मिट्टी से खाली था। दाएं बाएं बागबानी के चंद आलात, मिट्टी के पैकेट और बीज के पाउच रखे थे। आज मौसम कदरे बेहतर था। सूरज निकला हुआ था और बागीचे का आधा हिस्सा धूप में नहाया हुआ था। ऐसे में अंदरूनी दरवाज़ा खुला और बाहर बरामदे से माहिर बाहर आता दिखाई दिया। स्याह स्वेटर्स और सफ़ेद पैंट्स पहने, आस्तीन पीछे चढ़ाए, वो पानी का बर्तन लिए बाहर आ रहा था। हाथों के ज़ख्म अब मंदमिल होकर गायब हो चुके थे। बाल माथे पे बिखरे थे और धूप के बायस इसने भूरी आंखें छोटी कर ली थी। जोगर से चलता वो बागीचे के वस्त में आया और पंजों के बल नीचे बैठा। पानी का बर्तन साथ रखा और गमले को अपने करीब किया। मिट्टी का पैकेट उठाने लगा, फिर ठहरा, जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाला। स्क्रीन रोशन की। सामने चंद मैसेजेस थे। माहिर ने इन्हें छुआ। पहला मैसेज करमजी इमारत के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से था। वो इसे आंसुओं से भरी दीवार की तस्वीर भेज के प्रोग्रेस दिखा रहा था। इसने जवाब में सिर्फ थंब अप का निशान बना के भेज दिया। दूसरा मैसेज सबरीना की तरफ से था। माहिर ने खोले बगैर चैट आर्काइव कर दी। फिर 1 in 50 की चैट खोली। कल से इसने बदर और हिलाल की तस्वीरें इसे भेजी थी। पहले की तरह इन तस्वीरों के जवाब में कोई गुस्से भरा मैसेज, अदालत में जाने की धमकी या ऐसा कुछ भी मौसूल नहीं हुआ था। माही ने सिर्फ तस्वीरों पर हार्ट रिएक्ट कर दिया था। इसके अलावा खामोशी थी। माहिर ने फ़ोन जेब में डाल दिया और मिट्टी का पैकेट खोलने लगा। इसी पौधे के बीज थे जो एक ज़माने में इसने माही को दिए थे। वो पौधा जो इसका बाप हर जगह लगाया करता था। पौधे जो माला को पसंद थे। वो इस घर में एक एक करके सारे पौधे लगाने जा रहा था और जब वो पौधे लगा के थक जाएगा तो वो कुछ और करेगा। यास्मीन ने कल इससे पूछा था कि वो ग्रीफ को कौन सी स्टेज पे है। कम से कम इतना हुआ था कि इन 3 हफ्तों में वो यास्मीन से बात करने लग गया था। इसने इस सवाल के जवाब में काफ़ी देर सोचा था। वो डैनियल से निकल चुका था। गुस्सा ख़त्म था। बारगेनिंग के बारे में इसने बहुत सोचा था, लेकिन कुछ बचा ही नहीं था जिससे वो बारगेन कर सके। अब सिर्फ डिप्रेशन था। इसके बाद कबूलियत शुरू हो गई, लेकिन डिप्रेशन की गार बहुत तवील थी। इसमें सिर्फ अंधेरा था। ज़िंदगी की हर खूबसूरती ख़त्म हो चुकी थी। कोई शय अब खुशी नहीं दे सकती थी। बस हर तलू होते सूरज के साथ उठना था और हर गरूब होते सूरज के साथ सो जाना था। चंद दवाएं थीं जिनका खुद को आदी करना था ताकि दिन गुजर सके। एक एक दिन करके हर दिन कटता था। बस इतना हुआ था कि इसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, जैसा कि वो चाहती थी। इसके अलावा ऐसे किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ना माला को ना खुद को।
वो इस रोज़ जल्दी पहुंचता या वो इस रोज़ माला की बात पूरी सुन लेता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो होना था वो हो के रहना था। अलबत्ता वो हर एक से पूछता था, हिलाल से भी, यास्मीन से भी, कि वो इस आखिरी मुलाकात में फ़ोन कान पर लगाए। वो हाथ से इशारा करके इसे क्या कह रही थी, उंगलियों से चौकोर मुरब्बा का खाका बनाती उसे क्या बता रही थी। कोई हदायत, कोई काम, जो भी कह रही थी वो उसे करना चाहता था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। गमले में मिट्टी भरे वो उंगलियों से जैसे इसे गूंद रहा हो। वो अभी इस चीज़ में अच्छा नहीं था, लेकिन हो जाएगा। एक उम्र पड़ी थी पौधे लगाने के लिए। इसने गुजरते दिनों में कई बार ये सोचा था कि इस रोज़ बेकरी के टूटे दहाने के मलबे के साथ बैठे वो इससे कुछ कह क्यों नहीं सका था। ना वो जो गर्दन में शीशा पेवस्त हुए ज़मीन पे गिरी थी इसको कुछ कह सकी थी। मट्टी लगाते इसके हाथ सुस्त हो गए। बेख्तियार करब से आंखें बंद की। वो मंजर निगाहों से जाता ही नहीं था। मूवीज़ की तरह वो एम्बुलेंस में जाने तक ज़िंदा क्यों नहीं रही थी। इसने आखिरी सांसों में इसे बहुत सी हिदायत क्यों नहीं दी। ये क्यों नहीं कहा कि वो इसके बेटे का ख्याल रखे, ये कि वो इससे मोहब्बत करती है। लोग तो आखिरी सांसों में बहुत सी बातें कर लेते हैं, अहद व पैमा बांध लेते हैं, वसीयत कर देते हैं, फिर वो दोनों कुछ कह क्यों नहीं सके। इसने झुरझुरी लेके आंखें खोलीं। बेज वाला पैकेट उठाया तो नाखूनों में मिट्टी भरी थी। इनकी वो मुलाकात भी अधूरी रह गई थी। शाक में, बेयकीनी में, ना वो कुछ कह सका, ना माला को मोहलत मिली। ज़िंदगी में हर चीज़ इस टूटी नान खताई की तरह अधूरी क्यों रह जाती थी। क्लोजर क्यों नहीं मिलता था। शायद ऐसे ही सब लिखा था मकतूब। वो बीज उंगलियों में उठाए धीरे धीरे इन्हें गीली मिट्टी पर फेंकता गया। नन्हे नन्हे दाने मोतियों की तरह धूप में चमकते दिखाई दे रहे थे। तभी घास पे जूतों की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। माहिर नहीं पलटा। वो अपने पीछे खड़ा दराज का साया और हुड्डी देख सकता था। 9 वारिद के हाथों जेबों में थे और वो इसके करीब आ रुका था। मुझे माला का अफसोस है दिल से, आलियान खनकारा था। माहिर ने एक नज़र साये को देखा जिसके सर पे कैप थी, फिर वापस मिट्टी के पैकेट में मुट्ठी डाली। लेकिन इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो ज़रा सी शरारत कर रहा था। आपको मानना पड़ेगा कि मेरी वजह से आपको और माला को इतना वक्त एक साथ गुजारने का मौका मिला। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह मिट्टी की तह बीचों के ऊपर लगाता गया। पीछे खड़े आलियान ने गहरी सांस ली। मैं इस शहर से जा रहा हूँ, सिर्फ एक यकीन दहानी करवाने आया हूँ कि बदर, हिलाल और आप लोग मुझसे महफूज रहेंगे। मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इस शहर में अपना आखिरी काम कर चुका हूँ और अब अपनी बिजनेस एम्पायर लाहौर मुंतकिल कर रहा हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज मेरी मुंतज़िर है। माहिर ने पानी की सुराही उठाई, गर्दन तिरछी किए सुराही से पानी गमले पर गिराने लगा। मिट्टी भीगती गई और बीज इस मिट्टी तले दफन हो गए। मुझे माला के लिए वाकई अफसोस है। जाओ यहाँ से आलियान, वो इस बेजारी से बोला था। नीचे रखी और हाथ से मिट्टी को दबाने लगा। आलियान ने कंधे उचकाए। इससे पहले कि वो मुड़ता, माहिर के हाथ रुके। पलट के गर्दन ऊंची उठा के इसे देखा। सूरज का रुख इस तरफ था, सो माहिर फरीद की आंखें छोटी हो गई। खुद भी चले जाओ और अपने साथ इन तीनों को भी ले जाओ। इनके कंधों के पीछे इशारा किया था। आलियान के अबरू इस्तजाब से उठे। चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट उमड़ आई। अरे वाह, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। कितनी तकलीफ से गुजरो, इतनी ये वाली सेंस शार्प हो जाती है। पहले आपको सुनाई देते थे, अब दिखाई भी देने लग गए हैं। वो महसूस सा हो के मुस्कुराहट दबाने पलटने लगा, फिर एकदम ठहरा। चौंक के माहिर को देखा। वो इसने उंगलियों की विक्ट्री बना के दिखाई दी। मेरे साथ वो है। धूप से आंखें छोटी किए माहिर फरीद पहली दफ़ा मुस्कुराया था। नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया। 3 है आलियान, और ये तीसरा तुम्हारा कारामा बनेगा। शायद इसे किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। आलियान ने चौंक के दाएं बाएं देखा, फिर इसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। चेहरे पे एकदम से फैदी सी छाई। माहिर फरीद तब तक पलट के अपने गमले की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। आलियान ने फिर से दाएं बाएं देखा, फिर वापस माहिर को। इसकी आंखों में शक था। फिर इसने झुरझुरी सी ली। नहीं, उसके जहन के साथ कोई गेम खेल रहा था। इसके साथ 2 थे। अब किसी जिन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह सरकार से टक्कर ले। वो पलट गया। इसके दोनों मौक्कल खामोशी से इसके साथ पलट गए, हाथ बांधे इसके हर काम करने के लिए तैयार। वो दूर जाते गए और वो तीसरा फिज़ा में तैरता हुआ किसी साए की तरह इनके पीछे उड़ता गया। वो इसे नहीं देख सकते थे, वो इसे महसूस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इनके साथ था। आसिफ। इसने बहुत कोशिश की थी माला को वार्न करने की। उसे बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू सुनवाता रहा। शायद वो जान जाए कि मुस्तकबिल में कोई इसको बेकरी पर बुलाने के लिए इसको ट्रैप करने लगा है। बस इतनी ही खबर थी इसको, लेकिन वो नहीं समझ सकी। जिन्नात इशारे देने में नालायक थे या इंसान समझने में। आसिफ फैसला नहीं कर सका था। अलबत्ता इसने एक तवील उम्र गुजारी थी और एक तवील उम्र बाकी थी। चंद साल वो इस नौजवान जादूगर पे सर्फ कर ही सकता था। सो चुपचाप खामोशी से इनके पीछे
फिज़ा में तैरता गया। वो अब टिश्यू से गमले के दहाने से गीली मिट्टी साफ कर रहा था। सफ़ेद खरगोश उजला निकल आया तो माहिर ने दोनों हाथों से इसे थामा और उठ खड़ा हुआ। फिर इसकी जगह पर जाके इसको रखा, हाथ झाड़े, एक नज़र जामनी बोगनवेलिया तले रखे भूरे बेंच को देखा, पर्पल और ब्राउन। एक वक्त था जब वो दोनों यहाँ साथ बैठे थे, अब वो बेंच खाली था। इस शहर के हर पत्थर, हर दरख्त और हर आसमान तले बहुत सी यादें बिखरी थी। अब एक अरसा लगेगा, वो जानता था। अभी ये गार बहुत लंबी थी। वो घर के अंदर चला आया। एक कमरे से हिलाल की आवाज़ आ रही थी। वो बदर को कुछ कह रही थी। लाउंज के वस्त में अभी तक चंद कार्टनर्स इसी तरह रखे थे जो शिफ्टिंग के वक्त से यहाँ पड़े थे। वो इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके किचन की तरफ आ गया। जानता था वो क्या कह रहे होंगे। हिलाल इसको कोई कहानी सुना रही होगी और वो जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहता है, मामा। लेकिन सुबह फैज़ी खानम ने इसे बताया था कि बहुत दिन बाद इसने ठीक से खाना शुरू किया है। अभी यही बहुत था। बेबी स्टेम कम अज़ कम बदर ने ठीक से खाना शुरू कर दिया था। इसने अभी तक नहीं किया था। माला और इसकी मोहब्बत की दास्तां बदर और माला की कहानी से कहीं तवील अरसे पर मोहित थी। अभी एक अरसा लगना था इसको मदम होने में। वो चूल्हे तक आया, पानी रखा, इसी बेतासुर चेहरे के साथ इसे गर्म किया, चंद पत्ते अंदर डाले, पानी खोलता गया और माहिर इन बुलबुलों को देखते गया। उंगलियों से गर्दन को टटोला। गर्दन में वो एक बारीक जंजीर पहने हुए था जिसमें रोज़ गोल्ड पत्ते वाली एक अंगूठी थी। इसने चैन को स्वेटर के अंदर डाल दिया। ये इसकी कैद थी। इसे एक अरसा इस जंजीर को पहनना था। फिर इसने चूल्हा बंद किया, कहवा मग में उंडेला और मग उठाए बाहर आ गया। सरमा की धूप इसी तरह फैली थी। वो बरामदे में रखे कैन के काउच पर बैठा, पाँव लंबे करके स्टूल पर रख दिए और भाप उड़ाती चाय का कप थामे बोगनवेलिया के दरख्त को देखते गया जिसके जामनी फूल धूप से चमक रहे थे। अभी सरमा था, हर तरफ सुरमईपन था। अभी बहार की रौनक वापस आने में एक लंबा अरसा लगना था। अभी ये सर्द मुर्दा सा मौसम काटता था और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जैसे इसे सुरमई मंजरनामे में बोगनवेलिया के जामनी फूल रंग बिखेरते थे, वैसे इसकी यादों में इन बहुत से सुरमई मनाजिर में टूटी बेकरी के मलबे, खून में लेटी लड़की, हॉस्पिटल का मुर्दा खाना, कब्र के सामने खड़ा माहिर फरीद, इन सब खौफनाक मनाजिर में एक मंजर ऐसा भी था जो इन जामनी फूलों की तरह था, रंगीन और रोशन। इस एक मंजर को याद करके जहन में बार बार किसी फिल्म की तरह रीप्ले करके ये मुद्दत काटी जा सकती थी। शायद माहिर ने मग होंठों से लगाया, धीरे धीरे घूंट भरने लगा। चाय से उठती भाप निगाहों के सामने छाने लगी। मौसम का सारा सुरमईपन गायब हो गया और वो एक जामनी फूल हर शय पे छा गया। क्या तुम्हें पछतावा है? वो दोनों बालकनी में साथ साथ खड़े थे। रात का वक्त था, हाथ में भाप उड़ाते मग थे और लेवेंडर का जामनी फूल वाला पौधा खामोशी से इनको देख रहा था। किस चीज़ का? वो रुका और फिर होंठों पे उदास मुस्कुराहट उभरी। किस चीज़ का? वो भी इस उदासी से मुस्कुरा दी। लाहौर में मुझे छोड़ के आने का, मुझे अपनी हकीकत खुद ना बताने का, ज़ियाद को मेरे सामने एक्सपोज ना करने का, हमेशा आधा सच बोलने का, नान खताई ख़त्म ना करने का। माहिर ने हल्के से शाने उचका दिए। है अफसोस, पछतावा भी। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। फिर जैसे कुछ सोच के वो चौंका। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? कशमाला मुबीन ने बालकनी के दरवाजे को देखा, फिर हाथ में पकड़े कप को जिससे धुआं उठ के ऊपर जा रहा था और शीशे की खिड़कियों को लम्हे भर के लिए धुंधला कर देता था। फिर इसने नन्हे गमले को देखा जिसमें लेवेंडर का तनहा पौधा उगा था। फिर इसने माहिर को देखा, इसके ऊपर धुंधले आसमान को जहाँ इक्का दुक्का तारे चमक रहे थे। फिर इसने नीचे पुरसुकून बहते पानी को देखा और इसके किनारे पर रजती किश्तियों को, इनके रंग बिरंगे कमकमों को और इसमें बैठे कप्तान और इसके साथियों के कहवों के प्यालियों को। और फिर इसने कहना शुरू किया, आंसू। इसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकी थीं। हम करमजी इमारत की दीवारों पर आंसू बनाएंगे। आंसू? माहिर ने उलझ के इसको देखा। अब वो इसकी तरफ रुख मोड़ चुका था। माला के पस मंज़र में से आसमान और नीचे रोशन किश्तियाँ दिखाई दे रही थीं, जैसे मैंने लाहौर वाले घर के ऊपर स्टूडियो की खिड़की पर बनाए थे। इन आंसुओं में सारा मंजर उल्टा होकर दिखाई देता था। ना भलाई जाना वाला आर्ट। वो मुस्कुरा रही थी। फिर आखिर माहिर फरीद खुल के मुस्कुराया। इसकी 28 शेड्स की इमारत के लिए इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं था। लेकिन क्या तुम मेरा 10 सेकंड में पेश किया आइडिया कबूल कर लोगे? माला ने पूछा तो सब आंखों में उम्मीद और आइडियाज़ रद्द होने का खौफ दोनों मौजूद थे। वो इसी तरह मुस्कुराता रहा, कर लूँगा। फिर इसने जैसे तहसीन इसको देखा था, जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं तो सारी दुनिया किसी इन्वर्टेड इमेज की तरह उल्टी दिखाई देती हैं। दुनिया को ठीक से सीधा देखने के लिए आंसू पहुंचना ज़रूरी होता है। इसे वो कॉन्सेप्ट याद था, लेकिन माला शायद इस सवाल को भूल चुकी थी। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? माहिर को इसे याद करवाना पड़ा।
कशमाला ने गहरी सांस ली। किस चीज़ का? गलत इंसान से शादी करने का, मेरे एक धोखे पे मुझे ज़िंदगी से माइनस कर देने और मेरी बात ना सुनने का, माहिर को हमेशा गलत समझने का। वो दोनों अब अपनी अपनी बालकोनियों में आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की तरफ चेहरा किए। नहीं, सब्ज़ आंखों वाली लड़की मुस्कुराई। माहिर फरीद के अब्रू ताज्जुब से उठे। नहीं नहीं माहिर, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। अच्छा? वो मुस्कुरा के जैसे दिलचस्पी से इसे सुनने गया। टोपी वाली लड़की चमकती आंखों से कह रही थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत फ़ैसले किए, गलत लोगों पे एतबार किया, दुरुस्त लोगों पे भरोसा नहीं किया। मुझे अफसोस है लेकिन पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इन्हीं गलत फ़ैसलों की वजह से हूँ। वही तो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे सिखाया था कि अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने लिए कैसे लड़ना है। वही गलत फ़ैसले तो मुझे आज इतना मजबूत बना चुके हैं। सब मुझे कहते हैं कि ज़ियाद सुल्तान इस वक्त मेरी हैप्पी एंडिंग के रास्ते में रुकावट है। वो इस शहर में माहिर फरीद से इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएगा। लेकिन पता है क्या? क्या? वो इस मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। मेरी हैप्पी एंडिंग ये नहीं थी कि मुझे एक अच्छा आदमी मिल जाए जिसके साथ मैं दोबारा एक खैमा लगा सकूं। ज़ियाद सुल्तान से निजात मेरी हैप्पी एंडिंग थी माहिर, जो मुझे 4.5 साल पहले मिल गई थी। एक टॉक्सिक रिश्ते से निकल आना ये मेरी जीत थी। मैं 4.5 साल से अपनी हैप्पी एंडिंग जी रही थी। हर इंसान की हैप्पी एंडिंग इस दिन से शुरू होती है जब वो खुद को एक टॉक्सिक रिश्ते से निकाल के मूव ऑन करना सीख जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तामीर की थी। कल तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ एक प्रीनेप साइन करते हुए मुझे मेरी नई ज़िंदगी नहीं मिलेगी माहिर। ये तो बस एक तसलसल है इस ज़िंदगी का जिसको मैं खुद अरसे से अपने लिए बेहतर बनाने में लगी हूँ। ज़ियाद सुल्तान कुछ भी कर ले, तुम्हें मार दे, मुझे मार दे, या आलियान बदर को हमसे दोबारा छीन ले, कोई भी मुझसे मेरी हीलिंग नहीं छीन सकता। हमारी हीलिंग हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। जिसको ये मिल जाए इसे इससे बड़ी कोई और नेमत मिल ही नहीं सकती। माला की आंखों में नीचे ठहरी किश्तियों के कमकमों का अक्स था। वो इसी मुस्कुराहट के साथ इस अक्स को देखते गया। बदर ना होता, मैं यहाँ ना आती, तुम और मैं दोबारा ना मिलते, तब भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाती। जब तक मेरी हीलिंग जारी रहती मेरी ज़िंदगी किसी भी मर्द के बगैर भी पुरसुकून रहती। मुझे फिर भी एक पछतावा है। वो कुछ देर बाद बोला तो इसकी आवाज़ में यासीत थी। जब मैंने वो एल्बम अपने सामने रखा परसों पहले, जब लेवेंडर और मोती की खुशबू वाले स्वीट में मैंने कैफ जमाल को बुलवाया था, तब मैं चाहता था कि इस सब्ज़ आंखों वाली लड़की के साथ वो सब ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी औरतों के साथ हुआ। मैं तुम्हें बचाना चाहता था इस सब तकलीफ़ से, उस जुल्म से जिसे तुम गुजरी। कोई किसी को नहीं बचा सकता माहिर। इसके अल्फाज सर्द धुएँ की तरह होठों से निकले थे। अब वो दोनों बालकोनी की रेलिंग्स से टेक लगा चुके थे, इस सर्द रात में साथ साथ खड़े आसमान को देखते हुए जिस पे चंद तारे बिखरे दिखाई देते थे। माला ने थोड़ी ऊंची करके इन तारों को गिना। यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं? वो भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में इन्हीं तारों को गिन रहा था। सिर्फ एक है क्या? माहिर ने बेइख्तियार इसका चेहरा देखा। टोपी वाली लड़की गर्दन ऊंची किए सितारों पे निगाहें दौड़ाए बोली थी, काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते।